आज के इस क्लास में 10वीं के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। वो ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन उसमें अधिकतर क्वेश्चन डिटेल्स से पढ़ाए जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर टीन का। स्टेनलेस स्टील पहले से आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लेकिन क्या चीज़ का बना होता है? ये होता है लोहा का, और उसके साथ साथ लोहा के साथ साथ मिला होता है उसमें निकेल, क्रोमियम और कार्बन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बनता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल के पार्ट्स, रसोई घर के बर्तन, सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए भी किया जाता है। जो लोग डॉक्टर लोग चीर फाड़ करने के लिए यूज करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के ही प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकतर। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? अधातु, ध्यान से देखिएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका संकेत Br एवं परमाणु संख्या 35 होता है। आगे आपका क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील या गन मेटल या उपधातु। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। तो आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में, बर्तनों के जोड़ों में टांका लगाने में किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को। आप पहले जान चुके होंगे कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है, लेकिन अगर सोडियम ना दिया रहे ऑप्शन में तो वहाँ पर आप लिथियम आंसर कीजिएगा। तो लिथियम एक ऐसा धातु है, लिथियम और सोडियम, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। लिथियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल्द आग पकड़ लेता है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रियाएं नहीं करती है? तो तांबा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, थोड़ा कम करता है लेकिन करता है। गोल्ड नहीं करता है। जिंक और पोटेशियम में तो अच्छे तरीक़े से करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। अर्थात गोल्ड कहने का मतलब सोना। सोना एक तत्व है जिसका संकेत Au एवं परमाणु संख्या 79 होता है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है तथा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला आपका क्वेश्चन है ग्रेफाइट क्या होता है? तो आपको पहले से ही पता होगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि यह एक अधातु है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ग्रेफाइट है क्या? तो ग्रेफाइट हीरा का, ग्रेफाइट जो है यहाँ पर हीरा लिखा गया है, हीरा नहीं होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। तो ग्रेफाइट आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, जो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, बैटरी इत्यादि में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है पीतल क्या है? तो पीतल अधातु है, धातु है या मिश्र धातु है या फिर उपधातु है? तो इसका सही आंसर होगा पीतल मिश्र धातु है। अब समझना ये है कि मिश्र धातु क्या होता है, जिसमें दो धातुओं के मिलाने से जो पदार्थ या फिर जो नए पदार्थ बनते हैं उसको मिश्र धातु कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, मूर्ति मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा या टंका या स्टील। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को। तो इसका सही आंसर होगा पीतल। अभी इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशन में हम बतलाए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है, ठीक है। इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, आप पढ़ लीजिए इसको। अगला आपका क्वेश्चन है
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा या हीरा? आप लोग को ऑप्शन से पता चल गया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे कठोर होता है और मजबूत भी। ठीक है, तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का कुचालक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट मैग्नीशियम का, सोडियम का या एल्युमिनियम का या फिर बेरियम का? तो आपको जब हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर जरूर बतलाए होंगे कि एल्युमिनियम का कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वह बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक धातु है जिसका संकेत Al और परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट होता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी का चढ़ना या फिर विद्युत का अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। लोहा पर अगर आप जिंक को लेपित कर दीजिएगा, लेपित करने का मतलब है कि उसको पेंट कर दीजिएगा, जिंक का लेप लगा दीजिएगा, तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसमें आपको पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम के। अगला आपका क्वेश्चन है, लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को जो मिश्र धातु होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात। ठीक है, इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। यह कठोर मजबूत होता है। इसका उपयोग रेल लाइन, पुल, जहाज, भवनों के साधनों के निर्माण में किया जाता है। आगे है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टांका, जर्मन सिल्वर, ड्यूरेलियम, स्टेनलेस स्टील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ये क्वेश्चन को हम ऊपर में एक्सप्लेनेशन में बतलाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग आप लोग को पहले से पता है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, वो कौन सा धातु है? कौन सा वह धातु है? तो वो आपको पता होगा कि दो ऐसे धातु हैं जो हथेली पर पिघलने लगते हैं, सीजियम और गैलियम। ये दो ऐसे धातु हैं जो हाथ पर रखने से पसीजने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए ये दोनों धातुएं हथेली पर रखने से हमारे शरीर की ऊष्मा से पिघलने लगते हैं। अगला ऑप्शन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस से बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2, N2O या SO या O2? तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो N2O। इसका सही आंसर हो जाएगा N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसे सूंघने पर आदमी क्या करने लगता है? तो हंसने लगता है। तो आगे बात करते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वाष्प न बन जाए, O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता है, या पिघल न जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसे खुला में छोड़ देने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता है। सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं क्योंकि यह हवा के साथ अचानक अभिक्रिया कर जलने लगता है। अगला आपका ऑप्शन है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? आपको पता है कि लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग कर हेमाटाइट अयस्क का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं Fe2O3 हेमाटाइट।
तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लोह ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और लोह ऑक्साइड के रूप में कौन सा क्या चीज़ बनाता है, तो हेमाटाइट, जिसको Fe2O3 कहते हैं। लोहा एक धातु है जिसका संकेत Fe और परमाणु संख्या 26 होती है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट Fe2O3 होता है। अगला आपका ऑप्शन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि शुद्ध सोना को क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 24 करेक्ट। आगे देखिए, सब जितने भी क्वेश्चन बतला रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने 2-2 बार 3-3 बार और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको तो और इसमें रखा गया है, ताकि आप अगर एग्जाम आए तो उसमें आप इन सब क्वेश्चनों को छोड़ ना पाएँ। और ये पक्का ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उतने केवल पढ़ लीजिए, आपका मार्क्स 80 में 80 आएगा, पक्का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको पहले से पता है ब्रोमीन, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को हम पहले ही बता दिए। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि बार बार पूछ लिया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे छांटा गया है। एंटीमनी क्या होता है, तो एंटीमनी भी एक प्रकार का उपधातु है। अब समझना है कि उपधातु किसको कहते हैं। तो वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या 7 होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और एक होता है एंटीमनी और टेलुरियम। ये 7 उपधातुओं की संख्याएं होती है। तो आगे बात करते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो पहले से आपको पता है कि क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। आगे चले बढ़ते हैं, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या भी बतलाए हैं कि 26 होती है, तो ये भी चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन क्या है, तो आयोडीन एक प्रकार का क्या है, तो अधातु है, ठीक है। अब तो आज क्लास इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे कल। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। हम आपको एक टेस्ट लेंगे जिसमें टाइमिंग फिक्स रहेगा कि कितने समय में कितना आप जवाब दे पा रहे हैं, ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। यह जो टेस्ट होगा, यह टेस्ट 5 सितंबर के बाद होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है।